नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे बड़ा शो दंगल। सहने की हद खत्म हो जाए तो न्याय के लिए रण छेड़ना ही पड़ता है, दंगल में उतरना ही पड़ता है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने दंगल का ऐलान कर दिया है। सिंधु जल संधि के नाम पर दशकों तक बहता पानी अब थम जाएगा। जिसने खून बहाया उसे पानी नहीं मिलेगा, जिसने आतंक फैलाया उसे बूंद बूंद के लिए तरसाया जाएगा। सिंधु, झेलम, चिनाब की धार अब भारत के खेत सींचेंगी। भारत के एक फैसले ने पाकिस्तान की बदनाम सेना को सख्ते में डाल दिया। पाकिस्तान जहां आतंक की फसल तैयार होती है, वो आज पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। आज आपको बताएंगे कि आखिर क्यों पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहा है पाकिस्तान। आखिर भारत के इस जल नीति से क्यों बेचैन है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्यों गीदड़ भभकी दे रहा है, आज आपको सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। सिंधु के बूंद बूंद पानी को तरसेगा पाक। सिंधु का पानी रुकेगा तो ढहेगा पाकिस्तान। बिजली से लेकर खेती तक होगी निस्त नाबूद। सिंधु के पानी बिन पाक की कमर टूटेगी। और अब ये पत्थर की लकीर की तरह साफ हो गया है कि पाकिस्तान की नापाक साजिश का जवाब सिंधु के पानी के जरिए भी भारत देगा। भारत ने दो टूक कह दिया है कि सिंधु नदी जल समझौता उसने एक तरफा तौर पर खत्म कर दिया है और अब एक बूंद भी पानी पाक को नहीं मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के बीच अहम बैठक में बड़े फैसले हुए। एक सबसे बड़ी बात तय हुई, पाकिस्तान को सिंधु की सभी 6 सहायता नदियों का एक बूंद पानी नहीं दिया जाएगा। सिंधु का पानी पाक में जाने से रोकने के लिए कई स्तर पर प्लान तैयार है। इसका असर जल्द देखने को मिलेगा। भारत में बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। बांध क्षमता बढ़ाने में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। बांधों की गाद हटेगी जिससे ज्यादा पानी रुकेगा। उधर पाकिस्तान बौखलाकर गीदड़ भभकी पर उतर आया है। भुट्टो गीदड़ भभकी दे रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पानी की कमी से पाक की कमर टूटना तय है। इससे क्या होगा, सबसे ज्यादा नुकसान तो अभी पाकिस्तान को है। कोऑपरेशन जो पहले होती थी, जिस प्रकार से सोइंग सीजन जिसको कहते हैं, उस सोइंग सीजन में उनको पानी की बहुत ज़रूरत होती है। और हमारे पास अगर हमने उस समय पर किसी भी वो जो रेजर्वॉयर्स हैं, अगर उनकी ड्रेजिंग शुरू कर दी और उसके बाद रेजर्वॉयर फिल करने का काम कर दिया सोइंग सीजन में, तो सोइंग सीजन 15-20 दिन डिले हो सकता है। और अगर वो 15-20 दिन डिले हो गया तो पाकिस्तानी पंजाब में हलचल मच जाएगी। यानी पाक इस झटके के लिए तैयार रहे, जिससे उसके लिए बिजली से लेकर पानी का संकट खड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो कैसे भारत ने अपनी पूरी रणनीति बनाई है वो भी आपको बताएं। कैसे रुकेगा भारत का पानी। किशनगंगा डैम जो है, झेलम की सहायक नदी पर पानी का रूट जो है वो बदलकर ये रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। वहीं बगलीहाट डैम, चिनाब पर काम पूरा हो चुका है और जो रास्ते हैं उन पर आगे काम चल रहा है और तेजी से इसको बढ़ाने की भी कोशिश भारत की नजर आती है, क्योंकि पाकिस्तान को देना मुंहतोड़ जवाब। वहीं राटले डैम चिनाब पर निर्माणाधीन है। तो फिलहाल जब तक ये प्रोसेस चल रहा है तब तक भारत किस तरह रणनीति बनाएगा, इसको लेकर लंबी बैठकों का दौर भी चल रहा है। पकल डुल प्रोजेक्ट
स्टोरेज क्षमता बढ़ाकर ये भारत आगे की रणनीति बना रहा है कि पानी रोके। वहीं रावी नदी का पानी शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट के जरिए जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब के खेतों में जाएगा, यानी भारत को और जो अलग अलग जगह हैं वहां पर पानी का सप्लाई हो। और कैसे इस पानी का मैनेजमेंट किया जाएगा, कैसे जब रोकोगे आप तो और कहां कहां इसको डाइवर्ट करेंगे, सारा एक्शन प्लान अब बना लिया गया है सरकार की तरफ से। तो कैसे रुकेगा भारत का पानी, अब इसको लेकर ही मीटिंग्स पर मीटिंग चल रही हैं और इस जानकारी भी दी गई कि कुछ इसी तरह एक्शन प्लान जो है वो बनाए जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान का गला जरूर सूखा हुआ है। तो फिलहाल आपको बता दें, पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर धमकी आ रही है, लेकिन यहां पर भारत ने तय कर लिया कि करना क्या है। खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका करा दे जल्दी से। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। सुशांत सरीन जो कि सीनियर फेलो हैं ORF के। वहीं खुशविंदर वोहरा पूर्व चेयरमैन सेंट्रल वाटर कमीशन के इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये कितना मुश्किल या कितना आसान आप देखते हैं? ये जो भारत अब कर रहा है, इससे कितना मुंहतोड़ जवाब देगा, ये हम कब तक कर पाएंगे और इससे होगा क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि भारत सरकार ने वर्डिंग्स क्या इस्तेमाल किए हैं। वर्डिंग्स ये इस्तेमाल हुए हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी इज हेल्ड इन अबेयंस। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हम आगे हरकत करेंगे। आपको सबको मालूम है, जिस प्रकार से होम मिनिस्ट्री की एक मीटिंग हुई थी कल या परसों, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा था इमीडिएट एक्शन, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो ये पानी का जो सिलसिला है, ये पांचों नदियां जिसके बारे में आपको काफी जानकारी है, उनमें किस प्रकार से किस नदी को किस समय इमीडिएट एक्शन कर सकते हैं, किसका एक थोड़ा डिलेड एक्शन होगा, किसका जिसको मिड टर्म कहेंगे, और एक लॉन्ग टर्म। जब फाइनली ये ट्रीटी एब्रोगेट हो जाती है, तब इसमें पूरा इंडस पानी रुक जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें फाइनल स्टेजेस पे पहुंचना पड़ेगा, जो कि होम मिनिस्ट्री की मीटिंग में कहा गया है इज द अल्टीमेट। तो अभी इमीडिएट क्या होगा? इमीडिएट ये होगा कि सम रिवर्स, परहैप्स रावी इज वन ऑफ देम, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन कि कौन सी नदियों को किस प्रकार से और कहां पे चेक करते हैं। जैसे आपको मालूम ही है कि 3 नदियां भारत के पास हैं और ऊपर वाली 3 नदियां पाकिस्तान के अनी में जाती हैं। तो कौन सी नदी पे क्या हरकत करेंगे, दीज आर द पीपल जो इरिगेशन वाले हैं, वो पर हैं, जो लोकल कंट्रोल कर रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे। मोस्ट लाइकली इट इज लाइकली टू बी रावी और सतलज, बट आई एम नॉट टू श्योर व्हाट इज गोइंग टू डू विद चनाब। चनाब भी हमारे पास से गुजर रही है, उसमें भी कुछ ना कुछ हो सकता है। और झेलम ऊपर से जाती है। तो वी हैव टू सी कि कौन सी नदी को कहां से किस प्रकार से हम टेम कर सकते हैं इन द इमीडिएट एक्शन। और उसके बाद मिड लेवल में क्या होगा, उसके लिए कुछ समय लगेगा। और अल्टीमेट क्या होगा कि पानी बिल्कुल जीरो कर दिया जाएगा इनका। तो वी हैव टू सी दिस इंडस वाटर ट्रीटी इन फेजेस, इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, एंड ऑल्सो कौन सी रिवर किस समय कहां पर इसको बंद किया जाएगा। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी, ठीक है सर। मैं ये क्योंकि इसलिए सवाल है क्योंकि भारत में फिलहाल 5 से 10% से ज्यादा पानी रोका नहीं जा सकता है। बांध और जलाशय बनाने में समय लगता है। भारत में करीब 5334 बांध हैं, लगभग 447 बांध निर्माणाधीन हैं और 93% पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। हम क्या उसके लिए तैयार हैं? हमें कितना समय लगेगा? और जब पाकिस्तान दबाव बनाने की बात कर रहा है कि वो दुनिया को बताएगा कि देखिए भारत कैसे पानी रोक रहा है, इससे क्या होने वाला है? अर्पिता, देखिए कि जैसे जनरल शंकर प्रसाद ने कहा है, जो ये इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, ऊपर वाले 3 रिवर या जिनको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न रिवर्स, जो कि इंडस, झेलम और चनाब हैं, ये पाकिस्तान के हिस्से में दिए गए कि सारा पानी इनका उसमें जाएगा, वो इस्तेमाल करेगा। और जो लोअर 3 रिवर्स हैं, जो रावी, ब्यास और सतलज, वो इंडिया के हिस्से में आएंगे, जिसको कि हम ईस्टर्न रिवर्स भी कहते हैं। लेकिन जो ऊपर वाले 3 रिवर्स हैं जिसका मैंने जिक्र किया, वो उसके साथ में एक केवीए या एक शर्त थी कि आप अपने यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं
और आप लिमिटेड अपनी जो जरूरत के लिए इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी के बेसिस के ऊपर में जो ऊपर के 3 रिवर्स हैं हमारे, जो कि इंडस है, उसके ऊपर में नुमू डैम, दूसरे छोटे मोटे हमने किए हुए हैं। उसके बाद में अगर हम जेलम में आ जाएं तो जेलम में हमने बांडीपुरा के पास में किशनगंगा का बहुत बड़ा 23 किलोमीटर लॉन्ग टनल करके डाइवर्ट किया है कश्मीर वैली के लिए। क्योंकि कश्मीर वैली के अंदर पानी तो है, लेकिन जब उसके ऊपर बाउल की तरफ में जाएंगे तब वो नहीं आउट ऑफ ग्रेविटी जा सकता। तो साथ में हमने उड़ी वाला भी किया है। और इसी प्रकार से चिनाब के ऊपर में आप स्टार्टिंग में कवर कर रहे थे कि बहुत सारे हमने बगली आर किए हैं, जिसके ऊपर में पाकिस्तान ने पहले भी हमारे साथ में वो किया था, ऑब्जेक्शन किया था। सलाल है, दूल हस्ती है, रातले है, पकुल है। तो ये सारी चीजें मिला के मैं कहूंगा कि पाकिस्तान जो है वो 90% ऑफ द पाकिस्तान इज एग्रीकल्चर कंट्री, और 90% उसकी जितनी भी सारा कुछ है डिपेंडेंसी वो। और चौथा एक रिवर काबुल रिवर जो आता है ऊपर से अफगानिस्तान से, उस पर डिपेंड करता है, इनका सारे का सारा ये कुछ करता है। हमारा जो और उनका जो नेटवर्क है वो नेटवर्क 3 बड़े बड़े डैमों से या बराजेस से होता है। जैसे कि इंडस के ऊपर में तरबेला है रावलपिंडी के पास में, उसके बाद में मांगला है जो जेलम के ऊपर में है, और उसके बाद में नीचे जो मराला हेडवर्क्स है वो हमारे चिनाब पे आता है। तो इतना उनका एक्सटेंसिव नेटवर्क है। अगर ये, अभी मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूं, अगर ये सस्पेंशन जो हमने अभी किया है इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि शॉर्ट टर्म या इमीडिएट टर्म के बीच में हम लोग जो हम इस वक्त जो हमने डैम्स वगैरह बनाए हैं उनको फुल कैपेसिटी में रोकते नहीं, पानी को रोकते नहीं है। तो हम इनके पानी को अगर फुल भी रोकेंगे तब भी उनको ज्यादा से ज्यादा जो है 10 से 15% उनको फर्क इमीडिएट पड़ेगा। और इसको 3 सीजन्स के बीच में, अगर मैं सिर्फ 2 ही सीजन्स का मैं लूंगा, एक होती है जो बोलते हैं हाई फ्लो सीजन, जो मई से लेकर सितंबर, जिसमें बारिशों का भी मौसम होता है, उसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है कुछ पाकिस्तान के ऊपर में, क्योंकि पानी हम इतना रोक नहीं पाएंगे, ओवरफ्लो करके जाएगा ही जाएगा। और दूसरा जो होता है, जो लीन पीरियड होता है अक्टूबर से अप्रैल तक का, उसमें इनको बहुत फर्क पड़ेगा, पानी के लिए तरसेगा और भूख के लिए मरेगा। इसकी जो सोइंग सीजन, जैसे कि उन्होंने जल साहब ने बताया है कि वो उसमें बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और अगर ओवरऑल मैं कहूं, अगर शॉर्ट में करके कर दूं कि 3 जो है शॉर्ट टर्म के बीच में जो इमीडिएट इफेक्ट है वो होगा, वो हम नीचे वाले रिवर से लेंगे। उसके लिए ऑलरेडी हमने शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट बना लिया हुआ है, सतलुज का पानी रोक के। तो हम उस तरफ से तो 0% पानी जाने की हमारी क्षमता है। ठीक है और सुशांत जी, जो लॉन्ग टर्म में हमको ये मुश्किल होगा कि ये क्रॉस करना, वो जो इंडस रिवर को उसको बड़े बड़े बांध बनाने, इंजीनियरिंग मार्वल्स होंगे, चैलेंजेस होंगी, उनको ट्रांसफर करना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है सुशांत सरीन जी, मैं बहुत आसान, क्योंकि अब समय जो लोग भी समझ रहे हैं या जानना चाह रहे हैं उनको बहुत सारी चीजों को बहुत बारीकी से समझनी है। समझ में ये, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ तो ये कह रहा है, जैसे अब बिलावल भुट्टो के ही बयान को ले लीजिए, कह रहे हैं सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। हर पाकिस्तानी दुनिया को ये बताएगा कि दुश्मन की नजर हमारे पानी पर है। क्या हो जाएगा बताने से? बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा इनको, और क्या मिलेगा? उससे कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। कोई रिलीफ कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत वर्ल्ड बैंक वगैरह से कुछ आएगा, दबाव आएगा भारत के ऊपर कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपको कूटनीतिक स्तर पर उसमें आपको स्टोन वॉल करना पड़ेगा। आपको अपने जो सहयोगी देश हैं जो आपका समर्थन कर रहे हैं, वो भी आपको पता लग जाएगा कितना समर्थन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अभी तो इस आतंकी घटना की तो सबने निंदा और भर्त्सना की है, लेकिन आगे चलकर जब आप कड़े कदम उठाएंगे और पाकिस्तान को दंडित करेंगे, तो फिर उसमें कितने लोग आपके साथ कहां तक खड़े रहेंगे, ये मेरे ख्याल एक चीज देखने वाली होगी। लेकिन देखिए, हमारे को भी थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए। और अभी यहाँ पर आपके साथ वाटर कमीशन से बैठे हुए हैं, वो वाटर एक्सपर्ट तो वो हैं, हम लोग तो इस लिहाज से नहीं है। लेकिन जितनी मेरी समझ है, जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, जो रावी, ब्यास और सतलुज है, उससे तो मोरलेस हमने सारा पानी खत्म ही कर दिया है। खासतौर पर शाहपुर कुंडी डैम के बाद तो रावी में तो बिल्कुल ही कोई पानी नहीं जा रहा। सतलुज में अभी भी जब फ्लड आता है तो थोड़ा बहुत पानी
हमको रिलीज करना पड़ता है, क्योंकि हम रोक ही नहीं सकते उसको। जो नॉर्दर्न रिवर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर जाते हैं या पाकिस्तान के हिस्से में हैं, उसमें देखिए, उसमें भी हमारी लिमिटेशन होगी अनलेस हम लोग इतने बड़े बड़े बांध बनाएं कि पानी को बिल्कुल स्टोर कर लें। हम दो चीजें कर सकते हैं। हम एक तो ये कर सकते हैं कि जो पानी का फ्लो है उसको कम कर सकते हैं, जो पानी बह करके जा रहा है उसमें कमी ला सकते हैं, उसको पूरी तरीके से रोक नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं, चाहे दोनों जनरल साहब ने भी बात की, हम इसको ना मैन्युपुलेट कर सकते हैं कि कब पानी छोड़ेंगे और कब पानी रोकेंगे, और सबसे ज्यादा उनको डैमेज हम कितना कर पाएंगे और करेंगे। लेकिन कुछ पानी हम लोग जरूर डाइवर्ट भी कर पाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि जो टेरेन है वहां पर, जिस तरीके का भूगोल है वहां का, तो आप बहुत ज्यादा पानी ट्रांसफर कर नहीं पाएंगे और उसमें बहुत आपको दिक्कतें आएंगी। और करना भी होगा तो आपको कई वर्ष लगेंगे उसमें, 5, 7, 10 वर्ष लगेंगे उसमें, इतनी जल्दी वो होगा नहीं। तो इमीडिएटली तो 1-1.5 साल के अंदर तो कुछ डैम्स मेरे ख्याल अभी निर्माण होने वाले हैं, उनका वो तैयार होने वाले हैं। उसमें जो कदगन लगाई हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी ने, वो काफी हद तक हट जाएगी। तो हम उसका डिजाइन इस लिहाज से बना पाएंगे कि हम लोग अगर चाहें तो फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं फ्लोस को। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये होगी कि वो जब डैम बन जाएंगे तो फिर हमारी क्षमता भी बढ़ जाएगी कि कैसे हम वाटर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं और कैसे इनको दंडित कर सकते हैं। लेकिन थोड़े बहुत कनाल्स भी बना सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा इरिगेशन हम कर पाएंगे, मुझे थोड़ा सा शक है कि गिवन द टेरेन कुछ पानी हम जरूर डाइवर्ट कर सकते हैं, पाइपलाइंस भी बना सकते हैं, बहुत कुछ करने को कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा, इमीडिएटली कुछ नहीं होगा। बाकी वोरा साहब बैठे हुए हैं तो ये बेहतर जानते हो। ठीक है, वोरा साहब आपसे ये समझना चाहेंगे ये कितना चैलेंजिंग रहेगा भारत के लिए, भारत उसको कैसे कर पाएगा? हालांकि क्या रोड मैप रहेगा वो तो सरकार ने स्पष्ट किया है, लेकिन आप अपनी दृष्टि से, अपनी नजर से क्या समझते हैं? देखिए, ये जो सारी बातचीत चल रही थी जो मैंने सुनी अभी, तो आपने ये सुना कि मानसून में शायद जो पानी बहुत ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा असर उन पे कम होने की संभावना है, लेकिन जैसे ही हमारा लीन पीरियड शुरू होगा बारिशों के बाद, उस पर काफ़ी हम उनके ऊपर इफ़ेक्ट होगा। तो अभी अगर हम कहें कि बिल्कुल आज ही क्या इफ़ेक्ट होगा, तो आज ही इफ़ेक्ट करने में काफ़ी चीज़ें सामने आ सकती हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी जो जम्मू के एरिया को प्रताप कैनाल और रणबीर कैनाल ऑलरेडी है, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, पानी कितना यूज़ होना चाहिए, और वहाँ पे हमेशा पानी की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। तो एक तो चेनाब रिवर का कुछ पानी जो है जम्मू रीजन में हम इमीडिएटली इंक्रीज़ कर सकते हैं, और ये नीचे जाके है तो थोड़ा पानी की कटौती पाकिस्तान को आने की पूरी संभावना है। दूसरा, अगर आप देखें तो किशन गंगा, ये सस्पेंशन की जब हम बात करते हैं तो सस्पेंशन का मतलब ये निकलता है, या कैप्टन अबेंस का या पॉज का, इन सब मतलब यही निकलता है कि क्या हम जो ऑब्लिगेशन है हमारी ट्रीटी के प्रति, उसको पूरा करने के लिए अब हम बाध्य नहीं है। तो अगर बाध्य नहीं है तो फिर जो किशन गंगा प्रोजेक्ट है उसमें फ्लशिंग जो है, सेडिमेंट की जो फ्लशिंग की अभी मना है, वो हम कर सकते हैं, उसकी एक लाइफ बढ़ेगी। पहले तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि किशन गंगा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो झेलम की तरफ किशन गंगा से पानी को डाइवर्ट करता है और झेलम में पानी जाके इनका मिलता है। इसको हम ऑप्टिमल कैपेसिटी पे अब अपने हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से चला सकते हैं। तीसरा ये है कि एक मिनिमम फ्लो की प्रोविजन है नीलम झेलम रिवर के अंदर, जहाँ पे एक इनका नीलम झेलम प्रोजेक्ट भी है। 9 क्यूमेक्स हमें छोड़ना होता है पानी लगातार। अब उसकी भी बाध्यता, अगर सस्पेंशन और पॉज पीरियड है तो उसकी बाध्यता हम पे नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम वो पानी भी नहीं छोड़ते हैं तो उनको डेफिनेटली उनके जो नीलम झेलम डाउनस्ट्रीम पे किशन गंगा में प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बिल्कुल दबाव बनेगा। तीसरा, अगर हम देखें तो सलाल प्रोजेक्ट है हमारा, तो सलाल प्रोजेक्ट में अभी तक क्या है कि सेडिमेंट मैनेजमेंट के लिए जो लो लेवल सोल्यूशंस है वो अभी अलाउड नहीं थी, सेडिमेंट फ्लशिंग वहाँ पे नहीं करते। हमने गुडविल में ही ये किसी टाइम पे माना था इन सब बातों को। इसको हम इमीडिएट फ्लशिंग ऑपरेशन कर सकते हैं किशन गंगा में भी और सलाल में भी। ये दो चीज़ें हैं जहाँ पे हमारी अपनी लाइफ इन डैम्स की बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, पानी की होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ेगी और ये सब चीज़ें आएंगी। इसके अलावा जो रतले पे, और रतले तो ऑलरेडी एडवांस स्टेजेस में है और 1-1.5 साल में हम इसको पूरा कर सकते हैं बहुत जल्दी। पकलदुल को, वो स्टोरेज प्रोजेक्ट है एक्चुअली, तो उसको भी हम पूरा कर सकते हैं 1-2 साल में। तो शॉर्ट टर्म में हम ये सब चीज़ें जब हम करेंगे और पानी का जो यूज़ हम अपना बढ़ाएंगे
तो ये वाली बात है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे चिनाब रिवर से डाइवर्शन की संभावनाएं हैं, तो वहाँ पे फिजिबिलिटीज कुछ एस्टैब्लिश की हैं हमने। तो अगर वो उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं तो थोड़ा सा ये तो भारत के काम की बात हो गई। सुशांत सरीन, में एक चीज, जी सर, मैं एक सुशांत जी आपसे ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं। बात ये हो रही है कि अगर ये समझौता, अगर ये स्थगित करते, रोकते, बंद करते तो युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा क्या कुछ? नहीं, देखिए, दबाव तो ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान की जो नस है उस पर आपने अपनी हाथ रख दिया है, तो वो चीखे तो मारेंगे पाकिस्तानी। ये तो मेरे ख्याल इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए, क्योंकि की सारी निर्भरता जो है वो इन नदियों के ऊपर है। और जो इनके ऊपर जो दो बांध बने हुए हैं मंगला में और तरबेला में, उनके ऊपर वो बहुत निर्भर करते हैं। उससे वो पनबिजली भी बनाते हैं, प्लस उनका सारा का सारा कनाल सिस्टम है जो वो भी चलता है। मैं एक दो स्पष्टीकरण कर दूं, जो वोरा साहब कह रहे हैं, वो किशन गंगा वाला जो उनका नीलम झेलम वाला जो प्रोजेक्ट है वो तो वैसे ही ठप हो गया है। वो चीनी माल लगाया था उन्होंने, वो बार बार हर 2-3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जाता है, तो उसका तो कॉस्ट भी इतना बढ़ गया है और वो वैसे भी फंक्शनल है ही नहीं। तो मेरे ख्याल उसको तो वैसे ही हम त्याग ही देना चाहिए। पाकिस्तानियों को फेवर ही होगा हमारी तरफ से कि अगर वो खत्म ही हो जाए डैम। दूसरी चीज, मेरा एक सवाल था आपके सवाल पे आने से पहले वोरा साहब से, और वो ये था कि सलाल वगैरह में क्या ये जो फ्लशिंग का सिस्टम है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, या हमारे को वो बनाना पड़ेगा? चाहे वो सलाल हो, बगलियाहार में उसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, जो बाकी दूलहस्ती वगैरह है, क्या वो सारे सिस्टम्स फ्लशिंग के हमारे को अब निर्माण करने पड़ेंगे, या वो ऑलरेडी हैं और उनको हम चंद दिनों में, हफ्तों में ऑपरेशनलाइज करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये सवाल था। लेकिन जो आपका सवाल था अर्पिता, उस पर मैं आता हूं। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से धमकियां तो आएंगी। अब प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए ये होगी कि अगर वो कुछ रोक टोक लगाना चाहते हैं, या जिस तरीके का बकवास ये बिलावल भुट्टो करते हैं, इसकी मां ने भी इसी तरीके की अनर्गल बकवास की थी जब कश्मीर के अंदर इन्होंने जिहादी भेजे थे 89-90 में, तो उसकी मां ने भी इसी टाइप की बकवास की थी, फिर मारी गई उसके बाद। इसके नाना भी ये जो स्टाइल यूज करता है ना बिलावल भुट्टो, ये अपने नाना का कॉपी करने की कोशिश करता है, और इसका भी हशर वही होगा जो इसके नाना का हुआ था। या तो वो सर, मैं थोड़ा सा दोहरा दूं, युद्ध जैसे हालात दिखते हैं क्या आपको? क्योंकि पाकिस्तान तो उकसाने वाली बात कर रहा है, किस तरह वो वहां पर फायरिंग कर रहा है बॉर्डर पर, हमने देखा। भारत हालांकि मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, उसके बाद कह रहा है कि यहाँ खून बहेंगे, हम दुनिया को दिखाएंगे। तो ये क्या हो क्या सकता है? विकल्प क्या दिखता है आपको पाकिस्तान के पास? पाकिस्तानियों को बहेगा, किसका बहेगा? अभी तक तो पाकिस्तानियों का ही बहता हुआ नजर आता है। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। मेजर जनरल प्रसाद आ रही हूँ मैं। जी जी सर, मेजर जनरल प्रसाद कुछ कहना चाह रहे हैं सर? आप कैन आई कम इन नाउ? जी जी, यस, आप बोल सकते हैं, बोलिए सर। हेलो जी, देखिए, आपने सवाल ये पूछा कि इमीडिएट, कल से परसों से जब से ये बात निकली है हेल्ड इन अबेयंस की, तब से पाकिस्तान घबरा रहा है। वो ये कह रहा है कि दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। ऑब्वियसली इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, इसमें कहने की क्या जरूरत है? आपने अपने ऊपर एक बड़ी भारी गलती करके अपने ऊपर वॉर को सौंपा है। दे देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ए वॉरलाइक सिचुएशन। हमने थोड़ी किया है। उन्होंने एक टाइमिंग ढूंढ के, उनके चीफ साहब ने 16 तारीख को बयान दिया, 18 तारीख को एक मीटिंग में, 22 तारीख को कांड हो गया। तो इसका क्या मतलब है? ये चाहे आर्टिकल 370 के बरखिलाफ कर रहे थे, चाहे ये वक्फ बोर्ड के डिसीजन पे सवाल कर रहे थे, चाहे हिंदू मुस्लिम राइट्स की तरफ घसीटना चाहते थे, वो उनकी सोच में बड़ी भारी गलती हो गई। तो अब कहना कि इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, ऑब्वियसली इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, वेयर इज द डाउट? तो अगर आप लड़ने की कोशिश कर रहे हैं हमसे, तो हम लड़ने से तो पीछे हटेंगे नहीं। आपने हमारे हिंदुओं को इस तरह से मार दिया कि हम चुप बैठे रहेंगे? इसके बाद क्या वॉर नहीं होगी तो और क्या होगा? तो इसमें दीज आर स्टेटमेंट्स व्हिच आर ओनली मेंट फॉर प्रेस एंड पीपल। असलियत सबको पता है। इस समय पाकिस्तान के अंदर ये समझ के बैठे हुए हैं कि भारत के अंदर एक तैयारी हो रही है। नाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड कि भारत गवर्नमेंट है क्या। भारत गवर्नमेंट वही उस टाइप की गवर्नमेंट नहीं है जिस टाइप की गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में जो अपनी सरकार चलाने की कोशिश करते हैं, और एक मिलिट्री रिजीम है जो अपनी सरकार चलाता है।
तो उन दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई ऐसा मीटिंग पॉइंट, उन दोनों आपस में तो झगड़ा ही है। भारत सरकार का जब इस प्रकार का प्लान बनता है तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द सीसीएस एंड डायरेक्शन गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर। उसमें आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति अपना अपना कार्य पर लग गया है। जो ऑब्जेक्टिव प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड करके सुनाया है उस पर फॉरेन मिनिस्ट्री अपना काम कर रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री अपना काम कर रही है, रेलवे मिनिस्ट्री अपना काम कर, इरिगेशन मिनिस्ट्री अपना काम कर, जितने हमारे महकमे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज, आर्म पुलिस वो अपना काम कर रही हैं। तो दिस इज अ मल्टी डायरेक्शनल अटैक। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आर्मी ही इस पे काम कर रही है, इस पे आर्मी काम कर रही है, इस पे नेवी काम कर रही है, इस पे एयरफोर्स काम कर रही है, इस पे सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही है। So India is today developing a multi-directional approach, obviously getting ready for war. और war ये तो है नहीं कि आज सीटी बजे और कल सुबह से लड़ाई शुरू होगी। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर हमें कुछ सोच विचार के करना है तो हमें उसकी तजवीज बनाएंगे, उस तजवीज को वॉर गेम करेंगे, उसमें देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, उनके टारगेट्स क्या हैं, उसका रिएक्शन उनकी तरफ से क्या होगा, उस रिएक्शन का हमें फैक्टर कर रहे हैं अपने प्लान में, वो क्या क्या कर सकते हैं, उनकी क्या क्या काबिलियत है। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, मैं आपसे ये सर, क्योंकि देखिए अगर ये एक्शन हुआ है भारत की तरफ से, ये किस लिए है? ये वाकई पाकिस्तान का कमर टूट जाएगी या पाकिस्तान कोई एक्शन ले, ये या भारत की रणनीति हो सकती है कि आगे, क्योंकि कभी भी इतिहास रहा है भारत कभी आगे बढ़कर युद्ध नहीं छेड़ा है भारत ने, क्या भारत ये बता रहा है कि अब ये आखिरी चेतावनी है? देखिए चेतावनी का समय निकल चुका है, चेतावनी तो दे मैं तो आई एम ओनली वरिड अबाउट और ओनली कंसर्न्ड अबाउट जो हमारे प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया, जो उन्होंने अभी वहां से दिया, जो इंग्लिश में भी दिया, हिंदी में भी दिया, पूरे वर्ल्ड को बता दिया। तो उनके स्टेटमेंट से क्या जाहिर हो रहा है कि वी हैव टू हिट दी टारगेट्स ऑफ टेररिज्म। ये 2-4 टेररिस्ट मारने से कुछ नहीं होने वाला। तो इसके लिए हमने क्या किया है? 3 दिन से लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये मत सोचिए कि लड़ाई शुरू होने में भी समय है। हमने ऑलरेडी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इंडिया के अंदर कितने लोग जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, अंडरग्राउंड वर्कर हैं, स्लीपर सेल्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने की तजवीज शुरू हो चुकी है। कितनी जबरदस्त आपने देखी, खुद ही आपकी चैनल दिखा रही है, कितने हथियार पकड़े गए, कितना ये हुआ, कितना वो हुआ, और लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायर हो रहा है लगातार। तो वो भी यहाँ एक्टिव हो गए, उनके जो लॉन्च पैड हैं वो भी तितर-बितर हो रहे हैं। तो टारगेट 1, टारगेट 2 आर ऑलरेडी एंगेज, टारगेट 3 रावलाकोट, टारगेट 4 जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, टारगेट 5 आईएसआई हेडक्वार्टर, टारगेट 6 आर्मी हेडक्वार्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये सब टारगेट एक एक करके ले जाएंगे। किस स्टेज पे लड़ाई को रोकने की जरूरत पड़ेगी, किस स्टेज पे लड़ाई पर कंटिन्यू और इंटेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी, दैट टाइम विल टेल। लेकिन ये बात ये जरूर याद रखेंगे हम कि चारों तरफ से हमला होगा, लेकिन उनकी क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, वो हम जरूर फैक्टर करेंगे। आपने सुना अभी बात छिड़ी नहीं थी, वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। अरे भाई, न्यूक्लियर हथियार का जोर जोर से बताने की जरूरत है क्या? क्या आपके न्यूक्लियर हथियार कोई फिसल चुके हैं, कोई उसमें जंग लग चुके हैं उसका? दीज आर स्टूपिड स्टेटमेंट्स। व्हाई इज ही ट्राइंग टू टेल अस कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है? अरे न्यूक्लियर बम है तो रखो अपने पास, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सो मेरा ये कहना है कि वी आर गोइंग इन ए वेरी मेच्योर a dispensation which is controlled by a leading political party. The armed forces and other agencies take orders from the Prime Minister, the CCS, और बड़ी concerted effort से काम हो रहा है। वो पाकिस्तान घबरा रहा है, मीटिंग यहाँ होती है वो घबराना शुरू कर देता है। So these are the issues that we have to factor in and see the whole situation in perspective. ये Indus Water Treaty is only one of the weapons. This is not the only weapon. So many weapons have been fired since the time this whole thing started. So we have to factor all these things. ठीक है, आप इसको वेपन कह रहे हैं, ये जो संधि स्थगित हुई है, और मैं जल्दी से ये भी बता दूं कि इससे आखिरकार फर्क और असर क्या पड़ेगा। 80% खेती पर संकट आएगा पाकिस्तान के, 7 करोड़ लोग जल संकट में डूब जाएंगे, 30% बिजली संकट होगा और 1.5% जीडीपी गिरावट। ये होती है कमर तोड़ने की तैयारी जो भारत ने कर ली है। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए युद्ध पे हमने देखी है बहुत सारी चीजें। युद्ध हो जाता है, युद्ध से होगा क्या? क्योंकि एक वक्त पर प्रेशर आने शुरू हो जाएंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि चलिए युद्ध खत्म कर दीजिए। क्या पाकिस्तान जैसा देश इसी से दब सकता है, युद्ध से ही दब सकता है, या मोदी सरकार आपको लगता है कुछ और ऐसा प्लान कर रही है जिससे उनकी पूरी तरीके से कमर टूट जाए? देखिए अर्पिता, आपने ठीक कहा, ये जो देश होते हैं वो जंग सिर्फ सेंटिमेंट्स और इमोशंस पे ही नहीं करते,
इसको होल ऑफ द नेशन अप्रोच होती है, इसमें बहुत से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं और हम बोलते हैं एक अप्रोच होती है पॉलिटिको डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स। सो आपने देखा मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट लास्ट में आता है, जब ये एक तब जाके होल ऑफ नेशन अप्रोच होती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप ये चलता है। आपने देखा होगा सीसीएस की मीटिंग के बाद में 2 को तो इन्वोक ऑलरेडी कर ही दिया कि डिप्लोमेटिक, जो मैं दोहराना नहीं चाहूंगा कितना हमने एक्शन ले लिया, और साथ में पार्ट हमने जो इकोनॉमिक है, जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी से है करना था, उसको सस्पेंड करके वो भी कर दिया, हेल्ड इन अबेयंस करके वो भी कर दिया। अभी रही बाकी बात कि को लोग अगर इसको सेंटिमेंट्स में बना के एक हिस्टीरिया, वॉर हिस्टीरिया बनाने की कोशिश करेंगे तो एक देश के लिए ये चीज ठीक नहीं होती है। तो मैं ये कहूंगा कि ये एस्केलेटरी रिस्पांस होगा। हम लोग एक्शन लेंगे, जैसे कि जनरल शंकर प्रसाद ने बोला ऑलरेडी हमने एक मिलिट्री एक्शन ले लिया है अपने ओन एरिया में। POJK इज अवर ओन एरिया, वी आर ब्लोइंग अप द पाकिस्तानी पोस्ट, वी आर टेकिंग केयर ऑफ their terror camps, and later on more than one Balakot we will have multiple strikes, and I dare say कि पाकिस्तान इस वक्त उसकी कमर वेस्टर्न फ्रंट में ऑलरेडी टूटी हुई है, वो टूटने की कगार में उस साइड से है, इकोनॉमिकली टूटा हुआ है और वो इस चीज को झेल नहीं पाएगा। और क्यों कह रहा है वो सारा कि हम तैयार हैं, वो कर रहे हैं क्योंकि डेस्परेशन है उसको कि अगर भारत ने कुछ कर दिया तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, बलूचिस्तान अलग, खैबर पख्तूनवा अलग, POJK अलग, जो कि हमारा है वो हमारे साथ में होगा। मोदी सरकार की एक बात तो है कि कोई भी चीज, जब कोई एक्शन सरकार लेती है तो उसके हर पहलुओं को सोच के, ये नहीं कि आज ये हमला हुआ उसके तुरंत बाद आनन फानन कोई हमला हो जाए, ऐसा नहीं होता है। पूरी तरीके स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, जैसा आप भी देख रहे हैं कि अलग अलग देशों का सपोर्ट जो है वो भारत को मिल रहा है। लेकिन ऐसे में सुशांत सरीन, आपसे मैं ये जानूंगी, क्योंकि ट्रंप एक तरफ समर्थन दिखाते हैं, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि बातचीत से, क्योंकि ये मसला रहा है इसलिए बातचीत भी कर लीजिए, तो ये क्या दिखाता है? और ऐसे में जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और मुशर्रफ से लगा के तमाम ये मानते हैं, अभी हाल फिलहाल का मैं ख्वाजा आसिफ का आपको बयान दूं कि उनका देश पिछले 30 साल से आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है, वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए गंदा काम कर रहे हैं, वैश्विक शक्तियों ने अपने हितों के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है, तो कौन खड़ा फिर? अगर ऐसा है तो कौन सपोर्ट करेगा फिर? यार देखो, ऐसा है कि जहां तक ट्रम्प साहब का सवाल है, वो तो एक लिहाज से अपने हाथ धो रहे थे इस सारे मामले में। वो कह रहे थे यार ये आपस में आप सुलटा लें, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, मैं आप सक्षम है इसको करने में। और मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प साहब की जो पॉलिसी रही है अभी तक, वो अमेरिका का कोई हस्तक्षेप होगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो मेरे को नहीं लगता उसमें वो कोई ज्यादा इशू होगा। प्रॉब्लम ये है कि सर, रक्षा मंत्री वहां के कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका और पश्चिमी देश ये गंदा काम करवा रहे हैं पाकिस्तान से। नहीं, आप एक मिनट रुकिए ना, पहले ट्रम्प साहब को सेटल करते हैं, फिर रक्षा मंत्री वर्ग में आते हैं। रक्षा मंत्री की वैसे कोई औकात नहीं है पाकिस्तान में। रक्षा मंत्री की औकात चपड़ासी से भी कम है। प्रधानमंत्री उनका चपड़ासी है, आर्मी चीफ का। और मैं यहाँ पर जनरल शंकर प्रसाद जी को थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। आजकल जो सिस्टम है पाकिस्तान में, वहां का जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उसकी औकात चपड़ासी से ज्यादा नहीं है। और जो एक्चुअल रूलर है वो फौजी रूलर ही है। एक ही सरकार है वहां पर, वो फौज ही चला रही है, ये मुखौटे उन्होंने रखे हुए हैं। और ये जो इनका ये इसका तो अर्दली वाला औकात है इसकी, ख्वाजा आसिफ की क्या औकात है अब। और झूठा भी है, एक नंबर का झूठा है। देखिए, अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया था 80 के दशक में सोवियत यूनियन के खिलाफ। उसके बाद अमेरिका ने सारा जिहाद का अपना जो वो सपोर्ट कर रहे थे, वो सब कुछ खत्म करके वो भूल गए थे। पाकिस्तानियों ने खुद सोचा, ये पंजाबियों ने, कि अरे यार ये तो हमारी लॉटरी लग गई है, अब हम ये जिहादियों का इस्तेमाल करते हैं भारत के खिलाफ भी, हम जिहादियों का बोस्निया में भी इस्तेमाल करेंगे। 1990 और 2000 के दशक में दुनिया में जहां पर भी कोई भी आतंकी हमला हुआ, उसके निशान पाकिस्तान में पाए गए। तो ये पाकिस्तान का जिहादी फलसफा था, ये अमेरिका का नहीं था जिहादी फलसफा। और अमेरिका जब उसके बाद दोबारा से वापस आया 2001 के बाद इनके यहां पर पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर, तो उस समय पाकिस्तानियों ने तो उस समय के जो आतंकी थे उनका समर्थन किया। ये इतने बेशरम और बेगैरत हैं पाकिस्तानी
ये उस समय तो बोलते थे हम तो अमेरिका के साथ है, अमेरिका बहादुर। आप बताओ, पैसे डॉलर मिल रहे थे इनको, ये इतने कंजर हैं, ये डॉलर लेते थे अमेरिका से और लोगों को बेचते थे अमेरिका के जेलों में। ये ख्वाजा आसिफ टाइप के जो लोग हैं बेगैरत, ये बेचते थे अपने लोगों को अमेरिका की कस्टडी में, ठीक है। और ये अमेरिका का एक तरफ वहां पर पैसे लेते थे, दूसरी तरफ अमेरिका की पीठ पे छुरा घोंप रहे थे। ये 20 साल इन्होंने ये किया। अब ये बोलते हैं हम अमेरिका का गंदा काम कर रहे थे। एक नंबर के झूठे और मक्कार हैं ये। लेकिन सर ठीक है, आप बताएं रक्षा मंत्री की कोई औकात नहीं है, लेकिन पद तो है सर। वहां बैठा हुआ इंसान अगर ये कह रहा है, अगर वो ये कह रहा है कि आतंकवाद का समर्थन कर रहा है पाकिस्तान, वो ये कह रहे हैं वो गंदा काम चल रहा है, तो क्यों अंतरराष्ट्रीय बाजार में या अंतरराष्ट्रीय जो स्तर है वहां पर क्यों नहीं ये चीज समझी जाती है कि पाकिस्तान पर एक्शन लीजिए ना। केवल अकेला भारत तो है नहीं जो इससे परेशान है, हर कोई आतंकवाद से परेशान है, तो एकजुट क्यों नहीं हो जाते पाकिस्तान के अगेंस्ट सर? अर्पिता, जो परेशान हो रहे थे वो निकल करके भाग गए हैं, वो तो वहां पर आएंगे नहीं वापस। अमरीकी चमरीकी ये जितने थे गोरे, ये झेलना हमको ही पड़ेगा और इसको टैकल भी हम ही को करना पड़ेगा, अपने तरीके से करना पड़ेगा, अपनी क्षमताओं पे करना पड़ेगा, अपनी ताकत पे करना पड़ेगा। और ये 4000 साल से यही होते आ रहा है इस खित्ते से हमारे ऊपर। ये कोई नई चीज नहीं है। अब हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम अपना इतिहास भूल जाते हैं और ये जो जितने कम्युनिस्ट हैं इनसे हमने अपना इतिहास सीखा है, तो हमारे को आइडिया ही नहीं है कि हमारा इतिहास क्या था, हम कैसे वहां से जब आक्रमण होते थे कैसे रेजिस्ट करते थे। किसी ने सिखाया ही नहीं है, हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। तो अगर आप प्रॉपर इतिहास पढ़ें तो ये 4000 साल से यही काम होते आ रहा है, कोई नई बात थोड़ी है। तो हमारे को अपने आप को ताकतवर बना करके, लेकिन सर चलिए अब पुरानी बात अगर छोड़ दें, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं अब नई बात क्या है जो ये एक्शन मोदी गवर्नमेंट ले रही है? आपको लगता है ये काफी होंगे, सटीक एक्शन है? नहीं, ये शुरुआत है, ये एक प्रोसेस है। अगर हम ये सोचते हैं कि आपने 1 या 2 हमले कर दिए या कुछ और कार्रवाई कर दी या इंडस वाटर्स को कर दिया तो आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा, इसका ये सोल्यूशन है ही नहीं। अब इसका सोल्यूशन आपको अगले 50 वर्षों के लिए एक नीति बनानी पड़ेगी और एक ऐसी नीति कि सरकारें आए और सरकारें जाएं, ये देश की नीति होगी। कांग्रेस की पार्टी की सरकार बने, बीजेपी की सरकार रहे, किसी और पार्टी की सरकार बने, ये नीति नहीं बदलेगी हमारी। हम वहां पर इस तरीके से अपना वर्चस्व बनाएंगे कि वहां से हमारे ऊपर जो भी खतरा थोपा जा रहा है उसको हम निस्तनबूत कर देंगे। ये 50 साल का प्लान बनाना पड़ेगा, ये अगले 3 महीने का या अगले 5 साल का प्लान नहीं है। अगर आप 3 महीने और 5 साल का प्लान बना करके चल रहे हैं तो छोड़ दीजिए, फिर मत करिए ये काम। लेकिन एक चीज है, देखिए अब वहां पर क्या है ना, बिलावल भुट्टो ये बात भी कहते हैं कि भाई इस मुद्दे पर तो वो साथ है, मतलब पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है, लेकिन भारत में कई चीजें बदल जाती हैं सर, उस पर कोई कमेंट नहीं हो सकता। लेकिन कई बार ये कि अपनी नाकामी छुपा रहे हैं, आपको वहां तैनाती होनी चाहिए पुलिस बल की। लगता है सर आपको ऐसी नाकामी कोई भारत सरकार अपनी छुपा रही है और इसलिए वो सीधे पाकिस्तान को टारगेट कर रही है, अपनी नाकामी छुपा रही है? क्योंकि यहाँ का विपक्ष तो यही कह रहा है कि अपनी नाकामी छुपा रहे हैं और युद्ध कुछ नहीं है सर, युद्ध से कुछ समाधान नहीं निकलता। अखिलेश यादव कह रहे हैं सर। एक राजनीतिक सवाल है मेरे मन में आया, जल्दी से इसका आंसर, फिर उसके बाद कुशविंदर वोरा साहब आ रहे हैं। मैं इतना अर्ज करूंगा, देखिए विपक्ष का काम है कुछ सवाल उठाना, और क्योंकि भारत में लोकतंत्र है विपक्ष को सवाल उठाने भी चाहिए ताकि सरकार को पूरी तरीके से खुली छूट ना मिले। लेकिन विपक्ष को इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हर सवाल उठाने का एक समय और एक तरीका होता है। उस समय और तरीके के साथ आप अगर सवाल उठाते हैं और उस सवालों का उत्तर को देना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि कश्मीर के अंदर कानून व्यवस्था की जो स्थिति है अभी केंद्र सरकार के पास है, तो केंद्र सरकार उससे अपना पलड़ा नहीं हटा सकती। लेकिन क्या एक ऐसे समय पे जब युद्ध के बादल हमारे ऊपर हैं, एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है, क्या इस तरीके के सवाल उठाने चाहिए? क्या कांग्रेस सर युद्ध की स्थिति जो आप कह रहे हैं, ये युद्ध की स्थिति वाकई बनी हुई है? क्योंकि आम जनता ये जानना चाहती है युद्ध की स्थिति है क्या, और अगर है तो ये किसकी वजह से? ये पाकिस्तान को सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदारी माने, उसकी वजह से आज युद्ध की स्थिति में है? बिल्कुल, और क्या है। अगर जो पहलगाम में नरसंहार किया है पाकिस्तानियों ने, इनके दहशतगर्दों ने, जो इनकी फौज ने भेजे हैं यहाँ पर, अगर वो काम नहीं होता तो ये स्थिति ना होती। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, युद्ध के लिए तैयार है क्या पाकिस्तान भी, या गीदड़ भपकी चल रही है सब? पाकिस्तान तैयार करेगा अपने आप को,
नहीं, पाकिस्तान जरूर तैयारी करेगा, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसकी कुछ फौज तो ऑलरेडी बलूचिस्तान की तरफ लगी हुई है, कुछ फौज उसकी अफगानिस्तान की तरफ लगी हुई है, और वैसे ही फौज के पास एमिनेशन तक तो है नहीं। उनकी सबमरीन आप देखें तो वो नॉन फंक्शनल है, 5 में से 3 तो विदाउट स्पेयर पार्ट्स पड़ी हुई है। उनके जहाजों के पास एमिनेशन नहीं है, उनके पास तेल नहीं है, एयर फ्यूल्स नहीं है। तो वो बातें करेंगे, लड़ाई की तैयारी करेंगे, लड़ाई की तैयारी करने में समय लगता है भाई। ये कुछ है ही नहीं उनके पास। They don't have ammunition, they don't have fuel. और देखिए ये इतना आसान भी नहीं लगता कि सीधे भारत जो है युद्ध पे पे उतर जाएगा। आप रणनीतियों को ही समझिए, कड़ी से कड़ी को भी अगर आप जोड़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि भारत की रणनीति दरअसल चल क्या रही है। ये संधि जिसको स्थगित किया गया, उसके बाद भारत में जिस तरह से एक्शन चल रहा है, वीजा रोके गए, यहाँ पे जितने घुसपैठ हुए उनको रोका जा रहा है, तो एक लंबी स्थिति बनाई जा रही है, एक रणनीति बनाई जा रही है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए आज तक।